आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। हिंदी में उसको बोलेंगे गति। इस चैप्टर के लिए जिस किताब को हम फॉलो कर रहे हैं वो है NCERT की किताब साइंस क्लास 9। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 8 और उसका नाम है मोशन। हिंदी में इसका नाम है गति, जिसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन के बाद हम इसकी बाकी की चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर वहाँ पर हम आएंगे पॉइंट नंबर 8.1 पर डिस्क्राइबिंग मोशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गति का वर्णन। फिर हम आते हैं पॉइंट नंबर 8.1 में मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। हिंदी में इसको बोलते हैं सरल रेखीय गति। जिसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं इन क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस टॉपिक को समझने के बाद इन 3 क्वेश्चन को हम करके देखेंगे कि उस टॉपिक की समझ के बाद ये क्वेश्चन हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मोशन को समझने के लिए हम अपनी डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, जहाँ पर हम कुछ चीज़ों को रुका हुआ देखते हैं और कुछ चीज़ों को चलते हुए देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल को हम पहले लिख लेते हैं। इन एग्जाम्पल को देखते हैं। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। फिश स्विम, मछली तैरती हैं। और इसी तरह के बाकी एग्जाम्पल। सबसे पहले हम बात करते हैं इन 2 एग्जाम्पल की, पहला और दूसरा। हमें कैसे पता चलता है कि पक्षी उड़ रहे हैं और हमें कैसे पता चलता है कि फिश पानी के अंदर तैर रही है? हमने नोट किया है पक्षी उड़ने का पता हमें तब चलता है जब हम उसके आसपास की चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि पेड़ को देखा, पेड़ पर से उड़ा तो पेड़ पीछे रह गया और पक्षी आगे आ गया। इसी तरह से मछली के तैरने का पता कब लगता है? जब उसे आसपास का पानी हम देखते हैं कि पानी पीछे रह गया या पानी में पड़ी हुई कोई चीज़ पीछे रह गई और मछली आगे आ गई। यानी उन दोनों की पोजीशन देखते हैं, तब हमें ये महसूस होता है कि पक्षी और मछली ये दोनों मोशन में हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं। इन दोनों केसेस में हमने उनके आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व किया। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ एयर एंड मोशन ऑफ अर्थ। हमें यह भी पता चलता है कि हवा चल रही है, लेकिन हवा हमें कभी दिखाई तो नहीं देती। तो हम कैसे पता चलाते हैं कि हवा मोशन में है? उसके लिए हम देखते हैं पेड़ों को, क्या पेड़ की पत्तियां हिल रही हैं? उसके लिए हम देखते हैं कुछ गंदगी, कुछ कागज़, क्या वो हवा में उड़ रहे हैं या धूल उड़ रही है या हमें हवा लगती हुई महसूस हो रही है? तो कहने का मतलब ये हुआ, हवा वाले केस में भी हवा के मोशन का पता लगाने के लिए हम हवा के अलावा दूसरी चीज़ों को देखते हैं। इसी तरह से बात करते हैं मोशन ऑफ अर्थ। हम जानते हैं अर्थ भी अपनी गति से घूम रही है, लेकिन क्या हमें घूमने का पता चलता है? हमें बिल्कुल नहीं पता चलता। लेकिन अगर हम थोड़ा सा समझें, दिन रात का होना, चांद का चलना, सूर्योदय और सूर्यास्त का होना, सनराइज और सनसेट जिसे हम बोलते हैं, इन सब को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी भी मोशन में है। यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का पता लगाना है तो हमें उसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ भी देखनी पड़ेगी। वो दूसरी चीज़ चाहे तो ऑब्जेक्ट के आसपास की हो या वो दूसरी चीज़ हम खुद हों। जैसे कि हवा लगने वाले केस में हवा हमें लगती है तो हम वो दूसरी चीज़ हुए। अब हम बात करते हैं मूविंग बस एंड रोड साइड ट्री। चलती हुई बस और सड़क पर लगा हुआ एक पेड़ या वहाँ खड़ा हुआ कोई व्यक्ति। इस केस में हम देखते हैं, जब हम चलती हुई बस के अंदर बैठे हैं और हम बाहर की दुनिया देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बाहर की चीज़ें
पीछे की तरफ मूव कर रही है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, हम जा रहे हैं आगे, लेकिन हमारा देखने का नजरिया ऐसा होता है कि हमें लगता है कि पेड़ पीछे जा रहा है। लेकिन अगर पेड़ के पास खड़ा हुआ आदमी जो रोड पे खड़ा है, उससे पूछा जाए कि क्या बस चल रही है, तो वो बोलेगा हाँ बस चल रही है और बस आगे जा रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इन सभी ऑब्जर्वेशन में शुरू के 4 ऑब्जर्वेशन से हम कह सकते हैं हमेशा मोशन का पता लगाने के लिए हमें एक दूसरी चीज को देखना होता है। और 5वीं और 6ठी में हम पता लगाते हैं, इन बाकी की दोनों एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि मोशन देखने वाले पर निर्भर करता है कि उसको कौन देख रहा है। बस वाले को लगा कि पेड़ चल रहा है और पेड़ के पास खड़े आदमी को लगा कि बस चल रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ, मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव क्वांटिटी हम तब बोलते हैं जब किसी दो से उनका रिलेशन हो। सिर्फ अकेले को देखकर हम पता नहीं लगा पाए तो हम कहते हैं कि वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है। तो मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी हुई। इस सेंटेंस का मतलब यह है, जब भी ये वर्ड रिलेटिव या सापेक्षिक, जब भी इस तरह का कोई शब्द आए तो समझ जाइए कि हमें उस वस्तु को पहचानने के लिए किसी दूसरे वस्तु की मदद लेनी होगी। तो वो क्वांटिटी कहलाती है रिलेटिव क्वांटिटी। यहाँ से मोशन की डेफिनेशन भी हम दे सकते हैं। हमें मोशन का पता कब चलता है, जब हम देखते हैं कि एक वस्तु अपने आसपास की किसी वस्तु की तुलना में अपनी जगह बदल रही है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो इस डेफिनेशन को भी हम नोट कर लेते हैं। हमने यहां लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजिंग विद इट्स सराउंडिंग। एक वस्तु गतिमान करती हुई तभी मानी जाती है जब आसपास की चीजों की तुलना में उसकी स्थिति बदल रही हो, तभी हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। इस चैप्टर में हम मोशन के विभिन्न रूप की भी बात करेंगे, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो यह है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। पंखा घूम रहा है तो यह है सर्कुलर मोशन। घड़ी का पेंडुलम हिल रहा है तो यह है ऑसिलेटरी मोशन। तो बहुत तरह के मोशन हो सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम अपने आप को 1 या 2 मोशन तक ही लिमिट करेंगे। अब हम आते हैं पहले टॉपिक पर, और पहला टॉपिक है गति का वर्णन, डिस्क्राइबिंग मोशन। मोशन को पढ़ने से पहले बिल्कुल हम उसी तरह से स्टार्ट करेंगे जैसे कि किसी कहानी को सुनना शुरू करते हैं। किसी कहानी में सबसे पहले हम बताते हैं कि एक बार एक राजा था, और सारी कहानी उस राजा के चारों तरफ बुनते चले जाते हैं। यहाँ पर भी इस तरह से जब हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जहाँ से हम मोशन को शुरू करते हैं। उस पहले पॉइंट को हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब है निर्देश बिंदु। जब भी हम बात करते हैं रेफरेंस का मतलब है वो एक बिंदु जहां से हम चीजों को शुरू करेंगे। मान लिया हम मानते हैं कि एक बस यहां से चलना शुरू करती है, तो ये जो पॉइंट हुआ, इस समय हमने अपनी घड़ी भी स्टार्ट की है, डिस्टेंस भी 0 है, टाइम भी 0 है, सब कुछ 0 है, जिससे कि हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। तो ऐसे किसी भी पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। हिंदी में उसका नाम है निर्देश बिंदु। आप लोगों ने ग्राफ बनाना भी सीखा होगा, तो ग्राफ बनाते समय हम देखते हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से ग्राफ होता है और एक पॉइंट होता है जहां पर 0 0 लिखा होता है। तो हम इस तरह से जब चीजें शुरू करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वहां पर सब चीजें 0 से शुरू हो, और इस तरह के पॉइंट को ओरिजिन या मूल बिंदु बोलते हैं। जब इनको ग्राफ में बनाते हैं तो इनको ओरिजिन बोलते हैं, और वैसे इसका नाम है रेफरेंस पॉइंट या निर्देश बिंदु। रेफरेंस पॉइंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और वो नेक्स्ट टॉपिक है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन
सरल रेखीय गति। मोशन को समझने के लिए हमें कुछ और नए शब्द समझने होंगे। ये हैं वो नए टर्म्स: डिस्टेंस दूरी, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, स्पीड चाल, वेलोसिटी वेग, और इसी तरह से एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन सभी शब्दों को हम समझेंगे इसी चैप्टर में। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं सबसे आसान वाला मोशन, जिसका कि नाम है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का मतलब है ऐसी गति जो सिर्फ एक लाइन के अलोंग ही हो। इस रॉड को देखते हैं। इस रॉड में एक कार यहाँ है और इस तरह से मोशन होता है, तो ये जो मोशन होगा ये मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, आमतौर पर बुक्स में जो डायग्राम बने रहते हैं उसमें लाइन इस तरह से बनाई जाती है, तब हम ये समझ सकते हैं कि शायद ज़मीन पर ही चलने वाला मोशन स्ट्रेट लाइन होगा। अगर ये रॉड ऐसे की जगह ऐसे होती और कोई कीड़ा इस पे ऐसे चढ़ रहा होता, वो भी मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन होता। अगर ये तिरछी होती और इस पे इस तरह से मोशन होता, तब भी ये मोशन स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है लाइन सीधी होनी चाहिए, उसका ज़मीन पर होना या उसका वर्टिकल होना या उसका तिरछा होना, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्ट्रेट लाइन मोशन समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही होगी, सीधी रेखा। तो इस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी चीज चलेगी तो उसका मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। ओ बिंदु से हमने शुरुआत की है, तो ओ पॉइंट हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट, या इसको हम बोल सकते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन। इस पर दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है ए। ओ से लेकर बी तक की डिस्टेंस 20 मीटर है और बी से लेकर ए तक की डिस्टेंस है 10 मीटर, जो कि लिखी हुई है। मोशन के टर्म को समझने के लिए हम मोशन देखते हैं ओ से लेकर बी तक का मोशन। मान लिया कोई कार यहां से चलती है, वो ओ से चलती है, लेकिन जो बी तक का मोशन है वो सीधा नहीं है। ओ से पहले वो गई बी, बी से गई ए, ए से वापस आ गई बी पर, तो मोशन सीधे जाना और वापस आना, इस तरह का मोशन हुआ। ये इसका मोशन है, ओ से बी, बी से ए से बी। अगर हमसे पूछा जाता है कार ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, ओ से बी, दिस इज ओ बी, बी से ए, ये बी ए, और ए से वापस बी, तो ए बी। इन वैल्यूज को हम यहां रख देते हैं। ओ से बी 20, बी से ए 10, ए से बी 10, टोटल करेंगे 40 मीटर। इस तरह से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इस डिस्टेंस में एक खास बात, इसमें कार आगे भी गई है और पीछे भी गई है। अगर इस तरह के किसी रोड पर हमसे कहा जाए कि एक कार 40 मीटर चली है, तो बताइए ओ से उसका 40 मीटर कैसे होगा? तो हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हो सकता है वो सीधे 40 गई हो सकता है 20 गई हो और 20 आ गई हो, या हो सकता है 30 मीटर गई हो और 10 मीटर आ गई हो। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे तरीके सोचने के हो सकते हैं। तो ये 40 मीटर वास्तव में क्या है? ये पूरे पाथ की लेंथ है। कार ने जितना रास्ता तय किया उस रास्ते की लंबाई ही ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इज पाथ लेंथ, तय किए गए रास्ते की लंबाई ही दूरी है। अब हम इसी मोशन को एक बार फिर से समझते हैं। फिर से वापस चलते हैं। इस केस में
हमसे कहा जाता है ओ से लेकर बी तक जाना है, लेकिन जाने का जो रास्ता है वो मिनिमम डिस्टेंस का होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब उस कार को ओ से लेके बी तक जाना है, लेकिन चलना होगा एकदम सीधे। ऐसा नहीं कि ओ से पहले ए पहुंचे और फिर बी आए, ऐसा भी नहीं इधर उधर घूम के आ गए। तो इस वाले केस में जो लंबाई होगी वो मिनिमम होगी, और वो लंबाई होगी ओ से बी तक की दूरी यानी 20। तो डेफिनेशन की तरह हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज मिनिमम देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब कम से कम दूरी, और कम से कम दूरी एक सीधी लाइन ही होगी, उसको हम विस्थापन कहते हैं। तो दूरी और विस्थापन दो चीज हमारे सामने आई, दोनों लंबाइयां हैं। दोनों में फर्क क्या है? एक तो है जो ओरिजिनल पाथ होगा उसी की लंबाई है, और एक है ओरिजिनल पाथ चाहे कुछ भी हो, हमें लेना है उन दोनों पॉइंट के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोट करने की है, डिस्टेंस वाले केस में हमें नहीं पता चलता है कि कार कितनी दूर गई और कितनी दूर आई, यानी यहाँ दिशाओं का कुछ नहीं पता चलता। लेकिन इस केस में अगर हमसे कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कार ओ से लेकर बी तक चली और उसकी दिशा भी फिक्स है ओ से लेकर बी की तरफ। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इन दोनों का फर्क, जब भी हम दूरी को लिखते हैं तो सिर्फ एक अंक लिखते हैं, डिजिट लिखते हैं, जैसे कि 40। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो हम डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखेंगे, यानी हम वहाँ डिजिट भी लिखेंगे और डायरेक्शन भी लिखेंगे। तो इन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या हुआ? दोनों लंबाइयाँ हैं, दोनों में लेंथ होती है, दोनों में डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में होती है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। यहाँ हमें एक बात और पता चलती है, हम अलग अलग क्वांटिटी को जब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ क्वांटिटी ऐसी आएंगी जिनमें डायरेक्शन नहीं होगी, और कुछ क्वांटिटी ऐसी आएंगी जिनमें डायरेक्शन होगी। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, मान लेते हैं ये कार ओ से चलती है, बी पर जाती है और वापस ओ पर आ जाती है। इस केस में डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा जाना और आना 20 + 20 दैट इज 40। तो दूरी हुई उसमें 40। लेकिन अगर कोई कहता है डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो ओ से जाना और वापस ओ पर आना, तो दोनों पॉइंट कौन से हुए? ओ। और हमें चाहिए दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, तो ओ वाला पॉइंट ओ पर ही आ जाएगा, तो उनके बीच में डिस्टेंस तो है ही नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ 0, जबकि डिस्टेंस यहाँ हुआ 40। तो ये भी संभव है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मोटे तौर पर कह सकते हैं दोनों ही लेंथ हैं, इसमें दिशा नहीं होती, उसमें दिशा होती है। ये कभी 0 नहीं हो सकता और ये 0 भी हो सकता है। अब हम बुक में दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि हम इतनी जानकारी से उसे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं।